गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, हम ब्रिटिश कंपनियों का भारत आगमन टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने जो इसका एक प्रारूप था, बेसिक था, वो अपनों ने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से विलियम फिच, फिर विलियम हॉकिंस, उसके बाद मिल्टन हॉल, मिल्टन के बाद में सर टॉमस रो वैधानिक अनुमति प्राप्त करता है। ये थोड़ा बेसिक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। अब अपन इसका भाग 2 पढ़ रहे हैं कि मद्रास के अंदर मसूलीपट्टनम में वैधानिक कोटि प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज़ों की जो लालसा है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले थे। यानी अंग्रेज़ जो थे वो भारत के अंदर जब आए, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। जब भारतीय राजाओं की नीति देखी, उनके शासन करने का जब तरीका देखा, तो उन्हें लगा कि शायद भारत एकमात्र ऐसा देश हमारे लिए आएगा कि यहाँ पर व्यापार के साथ साथ हमें अनेकों प्रकार की अपॉर्चुनिटी और मिलने वाली है। इसी के कारण उन्होंने अपना मेन जो फोकस है वो भारत की ओर रखा। आपको पिछले मैं बता चुका हूँ कि ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटेन जो था वो भारतीय उपनिवेश को अपना गुड ऑर्नामेंट यानी सबसे सुंदर आभूषण मानता था, और अनेकों प्रकार की जो नीतियाँ थी, अनेकों प्रकार के जो नियम थे, अनेकों प्रकार के जो कानून थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत के ऊपर लगाए थे। अब हुआ क्या? ब्रिटिश कंपनी का भारत आगमन के अंदर पिछले अध्याय में हमने सिराजुद्दौला तक पढ़ लिया था। आज सिराजुद्दौला पढ़ेंगे अपन। देखिए, मैंने कहा था पिछले अध्याय में कि 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है। यानी एक इतना बड़ा डायनेस्टी जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन की ओर अग्रसर होगा। इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे कि एक विशाल मुगल साम्राज्य को संभाल सके। ये भोगविलासी, नशे प्रवृत्ति के और अनेकों प्रकार के जो सिस्टम होता था उसमें लिप्त रहते थे। इसी के कारण इनका धीरे धीरे पतन हुआ, और उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश कंपनियों ने, ब्रिटेन के लोगों ने। अब क्या हुआ कि लालसा कभी न ख़त्म होने वाली। देखिए, ये बंगाल वाला क्षेत्र, बंगाल का शासक उस समय जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद शुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज के बाद अलीवर्दी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसने अपना दोहितर सिराजुद्दौला को बंगाल का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया, नवाब बना दिया। अब क्या हुआ? जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बनते ही इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती निकल के आई अंग्रेज़। कौन निकल के आए? अंग्रेज़। यानी सिराजुद्दौला जो था वो अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है, दस्तक नहीं देता है, जबकि अंग्रेज़ों की दिली लालसा थी कि वो बंगाल के अंदर अपना हस्तक्षेप कायम करेंगे ही करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? अनेकों प्रकार की यहाँ पर नीतियाँ बनानी शुरू कर दी और सिराजुद्दौला के साथ हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तब बताते हैं कि काल कोठरी की एक घटना घटी, जिसके अंतर्गत बताते हैं कि 20 जून 1753, आप अंदाज़ा लगा सकते हो महीना कौन सा है? जून का। 20 जून यानी 21 जून को तो आपको पता है कि सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन गर्मी भी बहुत होती है। तो बताते हैं कि 18 × 10 वाई की एक कोठरी के अंदर, यानी 18 लंबी, 14 चौड़ाई, 10 ऊंचाई की एक कोठरी के अंदर 146 अंग्रेज़ों को एंटर कर दिया, यानी उनको बंदी बनाकर उसके अंदर डाल दिया गया। 146 लोगों को 18, 14, 10 की एक कोठरी में डाल दिया गया, जिसका परिणाम ये निकला। इतिहासकार बताते हैं कि इसमें 123 लोग मारे गए, जबकि 23 लोग ही क्या बचे? जिंदा बचे।
इन जिंदा बचने वाले व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम था हालवेल। क्या नाम था? हालवेल, जो कि इसका हमें घटनाक्रम बताता है। लेकिन कई इतिहासकार इसे युक्ति संगत नहीं मानते। वो इतिहासकार कहते हैं कि इतनी ये जो इसका सरफेस है, इसका जो क्षेत्रफल है, इतने क्षेत्रफल के अंदर 146 आदमियों का घुसना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी बताते हैं कि इस कालकोठरी की घटना से दुखी होकर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से क्या लेना चाहा? बदला लेना चाहा। क्या लेना चाहा? बदला। लेकिन उनका मेन जो टारगेट था, मेन जिस चीज़ को वो फॉलो कर रहे थे, वो क्या था? बंगाल की सत्ता स्थापित करना, बंगाल के अंदर सत्ता स्थापित करना, बंगाल के अंदर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, इन लोगों को दरकिनार करके वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना उनकी क्या थी? दिली इच्छा थी। इसी के कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य अब युद्ध होगा। देखिए पहली बार अब ये मान मनवार नहीं करेंगे। जहांगीर से जब ये अनुमति ले रहे थे कि आप हमें व्यापार करने की अनुमति दो, ये दो, वो दो, अब ये मान मनवार नहीं करने वाले हैं। अब ये अपनी नीति का पालन करेंगे, अपना असली रूप दिखाएंगे। और अपना असली रूप किस युद्ध में दिखाएंगे? 23 जून 1757। देखिए 23 जून 1757 इतिहास के अंदर एक युद्ध लड़ा जाएगा जो कि भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि चेंज कर देगा। उस युद्ध का क्या नाम है? प्लासी का युद्ध। देखिए एक छोटी सी घटना कालकोठरी की जो अंजाम किसको देगी? प्लासी के युद्ध को अंजाम देगी। और प्लासी का युद्ध जो क्या लेके आएगा? भारतीयों के लिए एक ब्लैक डे लेके आएगा, यानी 200 वर्षों की सज़ा मिलेगी इस प्लासी के युद्ध के साथ ही। क्योंकि जैसे ही प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतेंगे, हौसले बुलंद होंगे, इंटरनल मोटिवेट होंगे, और जैसे ही इंटरनल मोटिवेट होंगे तो भारत के अंदर क्या करेंगे? एक संपूर्ण हस्तक्षेप कर लेंगे। यहीं से बैठकर वो संपूर्ण भारत के ऊपर राज करेंगे। आपको पता होगा कि बंगाल से ही वो नीतियाँ बनाएंगे। अंग्रेज़ों की जो कैपिटल हुआ करती थी वो ही कलकत्ता हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के शासन की धुरी ही बंगाल हुआ करता था। इसके बाद 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आएगा, उसके बाद कलकत्ता से चेंज होकर कैपिटल कहाँ जाएगी? दिल्ली आएगी। तो अपन 23 जून 1757 जो कि विश्व इतिहास के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था, उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। देखिए 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा जाएगा। इसके अंदर एक तरफ तो देखिए प्लासी का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट। 23 जून 1757 देखिए एक तरफ लॉर्ड क्लाइव, जबकि दूसरी तरफ कौन आएगा? सिराजुद्दौला आएगा। कौन आएगा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के दो सेनापति थे, मीर मदान और सेकंड का नाम है मोहनलाल। इधर लॉर्ड क्लाइव आ जाएगा, होलवेल आ जाएगा, वाटसन आ जाएगा, और भी बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी थे। देखिए एक युद्ध होगा प्लासी का युद्ध, जो कि अंग्रेजों को इंटरनल मोटिवेट करने का कार्य करेगा। उनको पता चल जाएगा। देखिए एक छोटी सी मैं अपने भारतीयों की विडंबना बताता हूँ आप लोगों को कि मान के चलो ये बंगाल है, और यहाँ पर मान के चलो ये मद्रास है, ये अवध है, ये झांसी है, ये ग्वालियर है। अब जब बंगाल के ऊपर संकट आएगा ना, तो ये लोग खुश होंगे, इनको मतलब नहीं है। अगर जब बंगाल संकट में है और जब ये चारों शक्तियाँ मिल जाएगी, तो इतनी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती, वो यहीं से चले जाते वापस। जितने अंग्रेज उस समय भारत में आए थे, उतने तो वर्तमान में पर्यटन के रूप में, उससे ज़्यादा पर्यटन के रूप में घूमते रहते अपने राजस्थान में।
विडंबना देखिए। लेकिन क्या हुआ, अगर बंगाल के नवाब के साथ युद्ध हो रहा है तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और इसी बात का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों को उठाया। उनकी नीति थी फूट डालो राज करो की नीति, दोनों को लड़ा दो, तीसरी शक्ति अपने आप फायदा उठा लेगी। समस्या यहाँ पे आई और इसी समस्या का फायदा कौन उठा रहे हैं? अंग्रेज उठा रहे हैं। देखना अब आगे आगे आप क्या होगा। मैं पूरे 200 वर्षों का इतिहास बताऊंगा आपको, संविधान में लाके छोड़ूंगा आपको, लेकिन तब तक देखना कितनी कितनी ये कूटनीतिक अत्याचार भारतीयों के ऊपर करेंगे, अनेकों प्रकार का फायदा उठाएंगे और विकसित राष्ट्र अपने देश को बनाएंगे। और भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वहाँ ये एक रत्ती भर भी सोना नहीं छोड़ के जाएंगे। देखिए क्या हुआ। 23 जून 1757 सिराजुद्दौला, मीर मदान मोहनलाल, इसका एक सेकंड सेनापति मीर जफर। देखिए क्या हुआ, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 में जब युद्ध होता है तो बताते हैं कि एक बार सिराजुद्दौला की सेना बहुत भारी पड़ गई लॉर्ड क्लाइव की सेना के ऊपर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मीर जफर जो है, देखिए ये व्यक्ति मीर जफर, देखना हमारी कमजोरी हमारे घर के अंदर है। मीर जफर क्या करेगा? विश्वासघात करेगा। क्या करेगा? विश्वासघात करेगा। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। और मीर जफर यहाँ से उठकर किसके पास आ जाएगा? और लॉर्ड क्लाइव के पास आ जाएगा। जो इसके विश्वासघात के कारण ही जो ब्रिटिश कंपनी भाग रही थी, लॉर्ड क्लाइव मैदान छोड़कर भाग रहा था, उसी समय आकर मीर जफर हौसले इनके बढ़ाता है कि मैं आपके साथ हूँ, आप सिराजुद्दौला को मार दो, बंगाल के ऊपर हस्तक्षेप कर लो। क्योंकि मीर जफर जानता था कि शायद सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल का सूबेदार, बंगाल का नवाब किसे बनाया जाएगा? तुझे बनाया जाएगा, जो उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अक्सर हम लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहता है। हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे किसी को निजी को दुख पहुंचाएंगे तो शायद हमारा भला होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। मीर जफर ने क्या किया? विश्वासघात किया, चला गया लॉर्ड क्लाइव के पास और लॉर्ड क्लाइव की इस युद्ध में क्या होती है? विजय होती है। तो बताते हैं कि अंग्रेजों द्वारा राजनीतिक रूप से या एक युद्ध के तरीके से हड़पा गया या युद्ध के माध्यम से विजित किया गया क्षेत्र पहला कौन सा है? बंगाल। कौन सा है? बंगाल। अब आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा मिटो देता हूँ। लॉर्ड क्लाइव जो है, देखिए लॉर्ड क्लाइव ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या है? ये संस्थापक क्यों? अगर आप मेरे से पूछो कि सर टोमस्रो हो सकता है, क्योंकि उसने तो मद्रास में इससे पहले भी स्थापना हो गई थी, लेकिन उसको नहीं माना जाता क्योंकि उनको व्यापार करने की अनुमति मिलती है उस समय। कौन देता है? जहांगीर देता है। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? युद्ध किया, उस क्षेत्र को जीता और जीतने के पश्चात बंगाल के ऊपर ये सत्ता स्थापित करते हैं। इसीलिए क्या हुआ? इसे संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। समझ में आया? दूसरा, अब क्या हुआ? मैंने अभी क्या कहा कि मीर जफर ने क्या किया? विश्वासघात किया। जिसके मन में क्या प्रश्न था कि सिराजुद्दौला मारा जाएगा और बंगाल का नवाब कौन बनेगा? तू बनेगा। तो अंग्रेजों ने वैसा ही किया। मीर जफर को क्या कर दिया? मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अंडरस्टैंड? बन गया। इसीलिए मीर जफर को लॉर्ड क्लाइव का क्या कहते हैं? गिद्दड़ कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव का क्या कहा जाता है? गिद्दड़ कहा जाता है। लॉर्ड क्लाइव का गिद्दड़ किसे कहा जाता है? मीर जफर को कहा जाता है। अब इसकी भावनाओं को ठेस कब पहुंचेगी? तब जब लॉर्ड क्लाइव ने इसे कहा कि मुझे नजराना दो, बैंड दो, कर दो। जब इसने देने से मना किया तो मीर जफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया और इसके स्थान पर किसे बनाया गया? मीर कासिम को बनाया गया। किसे बनाया गया? मीर कासिम को बनाया गया। समझ में आ रही है मेरी वाली बात? देखिए बंगाल के नवाब सबसे पहले मुर्शिद कुली खां। कौन? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद शुजाउद्दीन,
उसके बाद सरफराज, उसके बाद अली वर्दी, उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जफ़र, उसके बाद मीर कासिम। दूसरा यहाँ पर दो फैक्ट सुनिए। मीर जफ़र बंगाल का प्रथम व्यक्ति या बंगाल का प्रथम नवाब जिसे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया। समझ में आई? यानी मीर जफ़र पहला व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? अंग्रेज करते रहे। खुद अंग्रेज जो नियुक्ति के पीछे पीछे भाग रहे थे, और आज अंग्रेजों के पास इतनी पावर आ गई कि वो बंगाल का नेतृत्व कर रहे हैं, बंगाल के नवाब का नेतृत्व वो कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। कहाँ देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है, और इसी विडम्बना का फायदा उठाएंगे ये लोग। देखिए क्या हुआ, मीर जफ़र बंगाल का नवाब पहला जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। कहना नहीं माना, नजराना बैंड दस्तक देने से मना किया, किसको बना दिया? मीर कासिम। तो मीर कासिम कौन? दूसरा व्यक्ति जो जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? अंग्रेज करते हैं। समझ में आया? जबकि मीर कासिम जो था ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। ये चाहता था कि बंगाल में अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो, बंगाल में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए इसने क्या किया? देखिए, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की कैपिटल चेंज करके जो ढाका हुआ करती थी उससे बना ली मुर्शिदाबाद। जबकि मीर कासिम ने अपनी कैपिटल चेंज करके मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। ठीक है। उसके बाद इससे जस्ट पहले 1759 में एक युद्ध होता है बेदारा का युद्ध। 1759 में एक युद्ध होता है बेदारा का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ मीर जफ़र था, मीर जफ़र, एक तरफ डच कंपनियां थी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, डच 1759 में मीर जफ़र और डच कंपनियों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में बताते हैं कि मीर जफ़र की हार होती है और डच कंपनियां सदा के लिए भारत छोड़कर अपने देश से चली जाती है। अब मीर कासिम शासक बना, नवाब बना, चाहता था अंग्रेज चले जाए, इसलिए अब युद्ध होगा, और उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध करवाते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। देखिए बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, 22-23 भी हो सकता है क्योंकि कई किताबों में इसको 22-23 आता है। 22 अक्टूबर 1764। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ है लॉर्ड हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेक्टर मुनरो, जबकि दूसरी तरफ है मीर कासिम, मीर कासिम। दूसरा इसके साथ है मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। नंबर 3 अवध का नवाब शुजाउद्दौला। देखिए अब क्या हुआ, मीर कासिम की नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ये भी अंग्रेजों के बताए अनुसार नहीं चल रहा था। इसीलिए क्या हुआ, मीर कासिम ने अपनी कैपिटल चेंज करके बना ली मुंगेर, और चाहता था कि अंग्रेज छोड़कर चले जाएं। अब लॉर्ड हेक्टर मुनरो और इन 3 शक्तियों के मध्य युद्ध होगा, और बताया जाता है कि संयोग ऐसा बना कि इस युद्ध में ये लोग हार जाते हैं। क्या होता है? हार जाते हैं। और हारने के पश्चात बताते हैं कि अब बंगाल के अंदर एक प्रकार से पूर्ण जो हस्तक्षेप करने वाली शक्ति बन गई, वो एकमात्र कौन बची? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि लॉर्ड क्लाइव जो है, लॉर्ड क्लाइव, इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, जबकि लॉर्ड हेक्टर मुनरो है ना, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लॉर्ड हेक्टर मुनरो को वास्तविक संस्थापक। इसमें अंतर देखिए क्या हुआ कि लॉर्ड क्लाइव ने युद्ध तो जीता प्लासी वाला, लेकिन वो जीता किसकी सहायता से? भारतीयों की सहायता से। किसकी सहायता से? भारतीयों की सहायता से।
जबकि लॉर्ड हेक्टर मुनरो ने किसी की सहायता नहीं ली, किसी भारतीय की सहायता नहीं ली, अपनी सैन्य शक्ति के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से इसने युद्ध लड़ा और इन तीनों शक्तियों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब बताते हैं कि बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों के जो सपने थे वो पूरे कर दिए। अब वो ये चाहते थे कि अब भारत के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें पराजित कर सके, ऐसा कोई भी राजा नहीं है भारत के अंदर जो हमारे सामने आवाज़ को उठा सके। इसी के कारण लॉर्ड हेक्टर मुनरो को वास्तविक संस्थापक एक आता है लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय। लॉर्ड कैनिंग, इसको दयालु वायसराय बोला जाता है, इसे दयालु वायसराय बोला जाता है। एक का नाम बहुत फेमस आपने सुना भी होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जन्मदाता। देखिए यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जामों में बहुत मोस्टली पूछे जाते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव, वास्तविक संस्थापक मुनरो, दयालु वायसराय लॉर्ड कैनिंग, आधुनिक भारत का जन्मदाता तो बोलेंगे लॉर्ड डलहौजी को। देखिए प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अब अंग्रेजों ने क्या किया, प्लासी का युद्ध मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि अंग्रेजों ने क्या किया। सबसे पहले देखिए ये बंगाल के अंदर पूर्ण प्लासी के युद्ध से और बक्सर के युद्ध से सत्ता स्थापित कर ली। मद्रास के अंदर उन्होंने व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से ले ली। और ये जो क्षेत्र हुआ करता था बम्बई वाला, बम्बई के अंदर मैंने आपको बताया था 1661 के अंदर जो पुर्तगीज या पुर्तगाली जो सम्राट हुआ करता था उसकी लड़की टोनी बिग्रेजा जो थी वो अपने पिता की इकलौती संतान थी, उसके कोई अन्य संतान नहीं थी। टोनी बिग्रेजा के कोई न भाई था न कोई बहन थी। और चार्ल्स द्वितीय के साथ जब उसकी शादी हो जाती है, चार्ल्स द्वितीय के साथ जब उसकी शादी हो जाती है तब क्या हुआ कि बम्बई किसको मिल गया, दहेज में मिल गया इंग्लैंड वालों को, अंग्रेज़ों को। अब अंग्रेज जो ब्रिटिश सम्राट था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको बम्बई को किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई की स्थापना एंगियार करता है भाई, बम्बई की जो स्थापना है वो एंगियार करता है। और बम्बई वर्तमान में खुद एक कैपिटल है महाराष्ट्र की और ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। और बंगाल जिसे अपन वर्तमान में पश्चिम बंगाल बोलते हैं, इसकी जो स्थापना वो करता है जोब चार्नोक। तो और मद्रास की स्थापना मैंने आपको बताई थी फ्रांसीसी डे करता है। तो बम्बई 1661 में शादी होने से देश में मिल गया। अब बंगाल, मद्रास और बम्बई इन तीनों शक्तियों के ऊपर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले भारत के अंदर अपना असर दिखाएंगे और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास कर देंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कर देंगे, पास कर देंगे, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि बंगाल का गवर्नर, यानी यहाँ पर इन्होंने गवर्नरों की नियुक्ति कर दी थी, मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर, शक्तियाँ किस में विभाजित हो गई, 3 में। यानी 3 गवर्नर, 3 क्षेत्र उनके विजित थे, यानी बम्बई मिल गया, मद्रास मिल गया और बंगाल मिल गया। 3 गवर्नरों की नियुक्ति करेंगे और नियुक्ति करने के बाद एक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किस कौन सा नियम लागू कर देंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि भारतीय इतिहास में अपना एक विशेष प्रभाव रखता है। और किस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेज अपना प्रभाव दिखाएंगे वो पढ़ेंगे अपन अगले अध्याय में, अगले वीडियो के अंदर। वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो सुझाव हो वो मुझे दे सकते हैं। मैं आपके जो क्वेश्चन है उनका उत्तर वो प्रोवाइड करवाऊँगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ धन्यवाद।